गिरिजा मृणाल सुकोमला कुलिस प्रहार निरोधिनी नृपते सुता कुलमानिनी सब भूमि चारण कामिनी चपलात्मिका शशि शीतल त्रिदशाप तटवासिनी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी। आई समुपस्थिताः सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदन पुरस्सरम् अद्यतनीय पाठस्य आरंभं करोमि। प्रिय बंधुओं, प्रिय छात्रों, आज हम पंडित राज जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत उत्तम काव्य का विवेचन पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, 4 भेदों में से इनका पहला भेद था उत्तमोत्तम काव्य, जिसका विवेचन कल हो चुका है। आज उत्तम काव्य का विवेचन है। अन्य आचार्यों के मत में उत्तम काव्य ही पहला होता है। पंडित राज जगन्नाथ के मत में ये उत्तम काव्य जो है ये दूसरा भेद है। यद्यपि यहाँ शंकाएं होती ही हैं कि उत्तमोत्तम और उत्तम भेद करके इन्होंने क्या स्पष्ट करना चाहा है और किस कारण से इस दोनों को इन्होंने अलग अलग किया है। तो ये आप इस विवेचन में स्पष्टतः जान जाएंगे कि रसगंगाधरकार ने दोनों को अलग अलग क्यों किया है और दोनों में क्या तर्क उपस्थापित किए हैं। इस तर्क को समझने में अगर कठिनाई हुई या ये तर्क अगर समझ में नहीं आया तो स्वभावतः पंडित राज के 4 भेद करने में, पंडित राज द्वारा काव्य के जो 4 भेद किए गए हैं, इसमें आपको कठिनाई आएगी। इसलिए इस उत्तम काव्य की जो परिभाषा है, जो तर्क पंडित राज जी ने उपस्थापित किए हैं, इनको स्पष्टतया जानना आवश्यक होता है। उसके लिए सर्वप्रथम हम लक्षण देखें कि उत्तम काव्य का क्या लक्षण प्रस्तुत किया है आचार्य जगन्नाथ ने। वो कहते हैं कि यत्र व्यंग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कार कारणम तद्वितीयम। पंक्ति पर गौर कीजिए कि यत्र व्यंग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कार कारणम तद्वितीयम। जहाँ व्यंग्य अप्रधान होकर ही सुंदर चमत्कार का कारण होता है, वहाँ यह दूसरा भेद यानी उत्तम काव्य होता है। अब जरा इस पंक्ति की संगति को देखिए। इन्होंने इसमें 2 चीज जो दी है वो इसको उत्तम काव्य से, उत्तमोत्तम काव्य से अलग करता है। पहला दिया है
कि अप्रधानम एव, अर्थात जहां व्यंग्य अप्रधान ही रहकर, जब उत्तमोत्तम काव्य आया था तो वहां ऐसी बात नहीं थी। वहां था कि वाच्य जो है वो गौण होता है, तो जब वाच्य की गौणता हो गई तो वहां व्यंग्य की प्रधानता स्पष्ट थी। यहां कह रहे हैं कि व्यंग्य अप्रधान होकर ही, दूसरा सच्चमत्कार कारणम, चमत्कार का कारण हो, तब दूसरा भेद होगा। अब गौर कीजिए कि आखिर ये दोनों बातें इन्होंने क्यों कही। इनको अप्रधानम में एव ही क्यों लगाना पड़ा। तो उसके लिए ये लिखते हैं कि वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतम व्यंग्यांतरमादाय गुणीभूतम व्यंग्यमादायाति व्याप्तिवारणाय एव अवधारणम तेन तस्य ध्वनित्वमेव। ये कहते हैं कि देखिए कि अगर अप्रधानम एव न कहा जाए तो क्या होगा। तो होगा कि वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतम, जहां कहीं पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य गौण होगा, लेकिन किसी और व्यंग्य की अपेक्षा, किसी और अर्थ की अपेक्षया वो प्रधान हो जाएगा, या वाच्य की अपेक्षा से प्रधानीभूत हो जाए और अन्य की अपेक्षा से वो गौण हो जाए, तब वहां समस्या आएगी। क्यों? तब वाच्य की अपेक्षया वो प्रधान रहेगा, इसलिए उत्तमोत्तम काव्य में जाने की शंका रहेगी, और एक किसी और अर्थ से वो गौण रहेगा, इसलिए गुणीभूत व्यंग्य में जाने की समस्या रहेगी। ये समस्या कब आएगी? तो इसको स्पष्ट कीजिए कि एक श्लोक जो पहले से पढ़ा हुआ है आप लोगों को, कि जहां कहा था कि नाभ्युरु जघनस्पर्शी निवि विस्रंसनः करः, काव्य प्रकाश में ये उदाहरण आया था, अयं स लसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युरु जघनस्पर्शी निवि विस्रंसनः करः। वहां वाच्य गौण है, दो, एक करुण रस प्रधान में आ रहा है और एक श्रृंगार रस आ रहा है। तो वहां देखिए कि वाच्य की अपेक्षया करुण रस का जो व्यंग्य है या श्रृंगार रस का जो व्यंग्य है, वाच्य की अपेक्षया प्रधान होता है, लेकिन करुण रस की अपेक्षया गौण हो जाता है। तो अब वाच्य की अपेक्षा से या श्रृंगार में जो दो रस एक श्रृंगार आ रहा है, एक करुण आ रहा है, तो वहां श्रृंगार जो है वो करुण रस की अपेक्षा से गौण होता है। गौण होने के कारण वहां आपकी समस्या आएगी कि यहां हम उत्तमोत्तम माने या उत्तम माने। क्यों? तो वाच्य की अपेक्षा, वाच्य में जो अर्थ होगा उसकी अपेक्षा अगर व्यंग्य प्रधान आ गया और चमत्कार करने वाला हो गया तो वो उत्तमोत्तम काव्य हो जाएगा। यहां भी एक की अपेक्षा तो वो प्रधान हो जाता है। जब एक की अपेक्षा वो प्रधान हो गया और चमत्कार करने वाला हो गया तो उत्तमोत्तम काव्य में चला जाएगा। इसलिए इनको लगाना पड़ा कि जी नहीं, अप्रधानम एव, यानी ऐसा व्यंग्य जो हर हाल में अप्रधान ही रहे, वो किसी से प्रधान न हो। तो जब किसी से प्रधान नहीं होगा लेकिन चमत्कार का कारण होगा,
तब जा करके ये दूसरा भेद होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आपने एक नियम लगा ही दिया कि जहां व्यंग्य अप्रधान ही हो, ऐसा होने पर तो फिर आगे जो चमत्कार कारणम दिया है, अप्रधान जो ही हो गया तो फिर चमत्कारता की आपको काहे चिंता हो रही है। तो कहते हैं कि देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि लीन व्यंग्य यानी गूढ़ व्यंग्य जो है और वाच्य चित्र जो काव्य है उसमें जा करके गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि वहां जहां गूढ़ व्यंग्य होता है वहां वाच्य की अपेक्षा गौणता तो उसकी है, लेकिन वहां चमत्कार का अभाव होता है। अब अगर हम चमत्कार कारणम न दें तो गूढ़ व्यंग्य जो है वहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अप्रधान होगा, लेकिन चमत्कारा भाव में रहेगा, इसलिए वो भी यहां दूसरे काव्य में आ जाएगा। वाच्य चित्र जो होता है तो वाच्य की अपेक्षा से भले व्यंग्य गौण है, लेकिन व्यंग्य कहीं न कहीं कुछ न कुछ हल्का सा भी कुछ तो होता ही है, तो वो भी इस काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। यद्यपि वहां व्यंग्य चमत्कारकारी नहीं होता है, लेकिन व्यंग्य तो होता है। अगर यहां लक्षण करें कि केवल व्यंग्य अप्रधान में, तब तो अप्रधान होने के कारण वाच्य चित्र जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। लीन व्यंग्य जो है जहां वाच्य की अपेक्षा गौण होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए लगाना पड़ा कि नहीं, ये दोनों जो हैं वो इस काव्य के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि यहां ध्वनि की महत्ता रहेगी, व्यंग्य के चमत्कार का वैशिष्ट्य रहेगा। अंतर केवल इतना होगा कि यहां व्यंग्य वाच्यापेक्षया गौण रहेगा, गौण रह करके सच चमत्कार कारण होगा, सुंदर काव्य का कारण, सुंदर आनंद का कारण होगा, तभी जाकर के ये दूसरा भेद होगा। इसलिए इन्होंने पंक्ति लिखी कि लीन व्यंग्य वाच्य चित्राति प्रसंग वारणाय चमत्कार इत्यादि। अर्थात चमत्कार को जो हमने रखा है वो इसलिए कि अगर चमत्कार पद न रखें तो वाच्य चित्र में और लीन व्यंग्य में इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब ये थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं पंडित आचार्य मम्मट के गुणीभूत व्यंग्य पर। वहां कहते हैं कि गुणीभूत व्यंग्य के विवेचन के क्रम में किसी टीकाकार ने लिखा हुआ है कि चित्रान्यत्वम से तात्पर्य उनका ये है कि जहां व्यंग्य गुणीभूत हो, व्यंग्य गौण हो, लेकिन चित्रालंकार से अलग हो, क्योंकि चित्रालंकार में भी व्यंग्य गौण होता है। इसलिए ये पंक्ति लिखते हैं कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम इत्यादि काव्य प्रकाशगत लक्षणे चित्रान्यत्वम जत टीकाकारेर दत्तम तन्न। वहां सुस्पष्ट है कि अतादृशी गुणीभूतम व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, कि अर्थात जहां व्यंग्य वाच्यापेक्षया गौण होता है वहां मध्यम काव्य होता है, लेकिन चित्र काव्य उससे अलग होता है। चित्र काव्य में भी व्यंग्य होता है, लेकिन न के बराबर, उसका चमत्कार न के बराबर होता है। तो कुछ टीकाकारों ने लिख दिया कि भले चमत्कार न के बराबर हो, लेकिन चमत्कार तो है उसमें व्यंग्य में,
तो गुणीभूत होने के कारण वो चित्र काव्य भी गुणीभूत व्यंग्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा कि ठीक है कि उत्तम काव्य जैसा व्यंग्य न हो, लेकिन चित्रान्यत्वम, चित्रालंकार भिन्नत्वम, चित्रालंकार जैसी स्थिति भी न हो, उसको पंडित राज कहते हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं था। क्यों नहीं उचित था? तो कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा दे दिया है तो पर्यायोक्ति समासोक्ति प्रधान काव्येषु अव्याप्त्यापत्तेः। कहते हैं कि जैसे समासोक्ति अलंकार में, पर्यायोक्ति अलंकार में, वहां जाकर व्यंग्य जो है वो वाच्यापेक्षया गौण तो होता है, लेकिन उस काव्य में अगर मूल अर्थ को हम पकड़ कर रहें, वाच्य अर्थ को पकड़ कर रहें, तो अन्य जो दूसरा अर्थ है वो चित्रात्मक भी हो जाता है। अर्थात अन्य का चमत्कार की छाया यहाँ दिख पड़ती है, उसमें चित्रात्मकता भी आती है। अगर आप कह दोगे कि चित्रान्यत्वम, चित्र काव्य से अलग, तो पर्यायोक्त्यादि जो अलंकार हैं वहां जाकर के ये समस्या आ जाएगी। इसलिए उनको ऐसा नहीं देना चाहिए था। यद्यपि पंडित राज की ये बातें कि पर्यायोक्ति अलंकार में चित्रत्व भी है और व्यंग्य का अप्रधानत्व भी है, ये बातें जो पंडित राज ने उपस्थापित की हैं, ये बातें कुछ टीकाकारों को या कुछ विद्वानों को नहीं पचती है। सामान्यतः नहीं पचता है कि अलंकारत्व जब हम निकालते हैं, अलंकारत ध्वनि वहाँ बनाते हैं, तो अलंकारत ध्वनि बनाने में देखना पड़ता है कि यहाँ प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है। कवि का ये जो पर्यायोक्त्यादि अलंकार के जो दो अर्थ आते हैं वो विवक्षित वाच्य है या अविवक्षित वाच्य है, ये भी देखना पड़ता है। यदि आप कहेंगे कि वो विवक्षित वाच्य है, तो विवक्षित वाच्य हो जाने के कारण उसका जो चित्रत्व है वो प्रधान हो जाएगा। अब वो जब प्रधानतया प्रधान में रहेगा, वही जब मूल चीज रहेगा, तो फिर दूसरा जो आप वहां अप्रधान व्यंग्य को मान रहे हैं उसकी कोई सत्ता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो विवक्षित वाच्य है। अविवक्षित में कोई तात्पर्य नहीं है उनका। अगर आप कहेंगे कि ये अविवक्षित है, अविवक्षित वाच्य आप मान करके पहले को रोक करके दूसरे अर्थ को ही ग्रहण करेंगे, तो फिर वहां अप्रधानता होनी मुश्किल है, क्योंकि जब आप दूसरा अर्थ लेंगे तो पहले अर्थ को तो गौण करेंगे आप, तभी दूसरा अर्थ लेंगे। इसलिए विवक्षित और अविवक्षित वाच्य, इस विवक्षित और अविवक्षित वाच्य की त्वंचा हंच में, इस विचार में जो समस्या पैदा होती है, इसके कारण जो पर्यायोक्त्यादि अलंकार कहे गए हैं उसमें दोनों को मानना उचित नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि जहां आप चित्र मानेंगे, जैसे स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुरत छायते तंबुच्छटा में, वहां शब्द चित्र स्पष्ट है, वहां सारा का सारा पावर, सारा का सारा चमत्कार, सारा का सारा कवि की खूबी वो स्पष्ट वाच्य में ही दिखाई देती है। तब आप कहेंगे गंगा की श्वेतता, गंगा की पवित्रता रूप जो व्यंग्य है उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता, तो फिर उसको अप्रधान मान करके क्या फायदा आपको हो रहा है? क्योंकि सहृदयों के हृदय के लिए आस्वादनीय उसका एक ही है चित्र में। यहां कहा जा रहा है कि जहां व्यंग्य अप्रधान हो, तो व्यंग्य हो इसका मतलब है कि वाच्य की अपेक्षया गौण है,
गौण होने से यह तात्पर्य नहीं हो जाता है कि व्यंग की पूरी समाप्ति हो गई। तो वहां व्यंग की समाप्ति नहीं है, वहां व्यंग है, लेकिन वाच्य की अपेक्षा से गौण है। इसलिए पंडित राज की ये बातें कि सकलालंकारिक सम्मतत्वात् अर्थात पर्यायोक्त्यादि अलंकार में चित्र भी होता है और व्यंग की अप्रधानता भी होती है, इसलिए टीकाकारों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये ठीक है, पंडित राज ने अपना तर्क यहाँ उपस्थापित किया हुआ है, लेकिन ये सर्वजनगम्य या सर्वजन स्वीकर्तव्य प्रतीत नहीं होता है। वैसे पंडित राज का कथन है, इस पर मैं उतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि मैं आपको तर्क दे दूं कि पंडित राज का गलत कहना है। पंडित राज ने जो दिया है वो अपने तर्क से सही दिया है, लेकिन सामान्यतः विचार अगर हम करते हैं तो वहां देखना पड़ता है कि कैसी स्थिति है। इस स्थिति में ये तर्क जचता नहीं है। लेकिन पंडित राज कहते हैं कि तेसाम गुणीभूत व्यंग्यताया चित्रतायाश्च सकलालंकारिक सम्मतत्वात्। पंडित राज के अनुसार इन समासोक्ति और पर्यायोक्त्यादि अलंकार में गुणीभूतता भी होती है और चित्रता भी होती है। जब दोनों साथ साथ होती है तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य की व्याख्या करने वालों ने जो चित्रान्यत्वम पद दिया है, उन टीकाकारों का वो पद उचित नहीं है। अब हमको देखना है पंडित राज का उदाहरण इस उत्तम भेद का, जिसमें इन्होंने कहा है कि जहां व्यंग्य अप्रधान होकर ही चमत्कार करने वाला होता है और अच्छा चमत्कार करने वाला होता है। इसके लिए ये उदाहरण देते हैं, राघव बिरह ज्वाला संतापित सहज शैल शिखरेषु शिशिरे सुखम शयाना कपयः शिशिरे सुखम शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवन तनयाय। कि राघव के बिरह की ज्वाला से संतापित है जो सह्याद्री पर्वत, उस सह्याद्री के शिखरों पर ठंडी ऋतु में, शिशिर ऋतु में सुखपूर्वक सोए हुए जो बंदर वो पवन तनय यानी हनुमान पर कुप्यंती, हनुमान पर गुस्सा कर रहे हैं। अब यहां देखिए कि वाच्य जो इसका है, यहां कहा जा रहा है कि बंदर लोग हनुमान पर गुस्सा कर रहे हैं। अब स्वभावतः है कि यह वाच्य सामान्य विचार में कंठ के नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि हनुमान जो उस सेना का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस पर एक कुछ सामान्य बंदर जो सोए हुए हैं वो हनुमान पर गुस्सा करने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये जचता नहीं है कि कारण क्या रहा, क्यों हम बंदर गुस्सा कर रहा है। अब बंदर को इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो गुस्सा करे? चलिए हिम्मत की बात छोड़ दीजिए, आखिर बंदर उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है? क्यों का कोई जवाब यहां नहीं है। इसके लिए आपको व्यंग्य लाना पड़ेगा। तो व्यंग्य क्या कहता है कि देखिए, शिशिरे सुखम शयाना, उस सह्याद्री पर्वत पर ठंडी के दिनों में बंदर सोए हुए थे। आप जानते हैं कि बंदर जब शिखर पर सोया होगा तो चट्टान पर सोया होगा। ठंडी ऋतु में चट्टान ठंडा होगा, तो ठंडे पर वो बंदर सुखपूर्वक कैसे सोया हुआ था? ठंडी में सुखपूर्वक तो शयन नहीं हो सकता। तो ऊपर की पंक्ति देखनी पड़ेगी कि भगवान राघव के हृदय में सीता का जो वियोग है, उस वियोग के ताप से वो सह्याद्री गर्म हो गया है। तो चूंकि ठंडी का महीना है, अब पत्थर थोड़ा गर्म हो गया
तो अब बंदरों को ठंडी थोड़ी कम लगेगी, इसलिए वो बंदर वहां आराम से सोए हुए हैं। तो सुखम शयाना तो ठीक हो गया। जब हनुमान लौट के आए लंका से और उन्होंने सीता की खबर राघव को दे दी, तो राघव का जो वियोग था, वियोग का ताप, वो थोड़ा कम हुआ। ज्यों ही कम हुआ तो उसी गर्मी से जो गर्म था चट्टान, इस चट्टान की गर्मी कम हो गई। चट्टान की गर्मी कम हुई तो ठंडी आ गई। तो जो बंदर गर्म पत्थर होने के कारण आराम से सो रहे थे, अब वो पत्थर एकाएक ठंडा हो गया तो उसकी नींद टूट गई। और नींद जब टूटी आधी नींद में, तो स्वभावतः उसने कुछ इधर उधर देखा नहीं। वो गुस्साने लगा कि ठंडा किसने किया? किसने किया? तो हनुमान ने। बंदर स्वभाव होने के कारण वो गुस्सा करने लगे कि भैया तूने ऐसा क्यों कर दिया। तो अब कपयः कुप्यन्ति पवन तनयाय, ये जो यहां वाच्य है, इस वाच्य को सीधा करने के लिए जो वाच्य नहीं लग रहा है कि क्यों गुस्सा कर रहा है, कैसे गुस्सा हो रहा है, इसके लिए आपको वो व्यंग्य लाना पड़ेगा, जिसको पंडित राज अपनी पंक्ति में लिखते हैं कि अत्र जानकी कुशला वेदनेन राघवः शिशिरीकृतः इति व्यंग्यम आकस्मिक कपिकर्तृक हनुमद विषयक कोपोपपादकतया गुणीभूतम। बंदरों के क्रोध का उत्पादक क्या है? उत्पादक कौन हुआ? तो वो हुआ कि हनुमान के द्वारा सीता का समाचार सुनाना, जिससे राम के विरह का ताप थोड़ा कम हो गया। तो अब ये जो व्यंग्य आया, ये व्यंग्य कुप्यन्ति जो वाच्य है, इस वाच्य का समर्थन करने के लिए आया। अगर ये व्यंग्य न लाया जाए तो कुप्यन्ति पद की सार्थकता नहीं हो पाती है। इस तरह व्यंग्य जो है वो यहां वाच्य को सिद्ध करने के लिए आया हुआ है, या वाच्य को सिद्ध करने के लिए व्यंग्य को लाना अपेक्षित हो रहा है। यदि ऐसी स्थिति है तो व्यंग्य जो होगा वो वाच्य सिद्ध्यंग हो जाएगा, अर्थात वाच्य सिद्धि का अंग हुआ। तो स्वभावतः है वो गुणीभूत हो गया, क्योंकि वाच्य को सिद्ध करने के लिए आया है तो वाच्य की प्रधानता हो जाएगी। व्यंग्य जो है वो गौण हो गया। तो गौण हो जाने के बाद भी चमत्कारकारी है। ये तो आप अपने हृदय से भी विचार कर लीजिए कि वाच्य का कुप्यन्ति और व्यंग्य में ये बातें कि हनुमान लौट के आया, उसने सीता का खबर सुनाया, उससे राम के हृदय का ताप कम हो गया, उससे वो चट्टान का ताप कम हो गया, चट्टान का ताप होने से बंदर को ठंडी लगी, इसलिए वो जग गया। ये ज्यादा चमत्कारकारी है। तो अप्रधान भी है और चमत्कारकारी भी है। तो कहते हैं कि कैसे? एक तो व्यंग्य का जो चमत्कार है वो यहां गौण होकर सुस्पष्टतया दिखाई दे रहा है। उसके लिए पंडित राज की बातें बड़ी अच्छी हैं। कहते हैं दुर्दैव बसतो दास्यमनुभवत राज कलत्रमिव कामपि कमनीयताम आवहति। कहता है कि जैसे दुर्भाग्यवशात यदि कोई राजपुत्री या राजरानी किसी और के यहां दासी बन जाए, तो दासी होने के कारण वो अन्य महिलाओं के समक्ष रहेगी तो अप्रधान, रहेगी तो गौण। लेकिन चूंकि वो राजपुत्री है, राजरानी है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो लावण्य है, वो लावण्य तो लोगों को चमत्कृत करने वाला रहेगा ही। तो वो अप्रधान होकर के भी
लोगों के चित्त को आकर्षित करने में सफल होगी। तो जिस तरह वो दासी अप्रधान होकर के भी चमत्कार उत्पन्न करने वाली होती है, वैसे ही ये व्यंग्य अप्रधान होकर के भी सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। तो हो गया कि व्यंग्यम अप्रधानमेव, तो यहाँ व्यंग्य अप्रधान ही है लेकिन चमत्कार का कारण है। अब चमत्कारिता के आधार पर इस भेद का भी ध्वनि काव्यत्व ही सिद्ध होता है। अंतर केवल इतना आता है कि यहाँ व्यंग्य अप्रधान है, उत्तमोत्तम जो था उसमें व्यंग्य प्रधान था। दोनों में केवल इतना ही अंतर आता है। तो अब देखिए पंडित राज के और सारे तर्क इसलिए कि यहाँ तो आपने व्यंग्य की अप्रधानता दिखा दी, क्योंकि वो वाच्य को सिद्ध करने के लिए आया, और अप्रधान बना करके आपने अपनी परिभाषानुकूल इसको लगा करके उत्तम काव्य बना दिया। लेकिन पूर्व पक्षी जो हैं वो तो केवल पंडित राज की ही बात नहीं मानेंगे, वो तो अपना तर्क भी लगाएंगे। तब पंडित राज उन पूर्व पक्षियों की तरफ से ये तर्क उठाते हैं कि यदि ऐसी स्थिति में अप्रधान होकर के ये चमत्कार कर रहा है, तो आपने जो पहले उदाहरण दिया हुआ है कि तल्पगता पिच सुतनु श्वासा संगम न जासे है संप्रतिशा हृदय गतम प्रियपाणिम मंद माक्षिपति, वहां आपने कहा था कि प्रस्थान पूर्व रजन्याम, उस नायिका के हृदय में ये भाव आ रहा है कि कल ये मेरा प्रियतम चला जाएगा, लौट के कब आएगा नहीं आएगा, मुझे संजोग का आस्वाद कब मिलेगा नहीं मिलेगा। इस सोच ने उस हाथ में मंदता ला दी है। तो यहां भी मंदम पद जो है, उस मंदम पद की सार्थकता तो तभी होती है जब वो व्यंग्य लाया जाए, क्योंकि व्यंग्य के बिना तो मंदम पद सफल नहीं होता आपका, क्योंकि स्वभावतः उसको झटकने में तेजी होनी चाहिए थी। तो उस मंदम पद की सार्थकता के लिए आपने ये व्यंग्य बताया, तो वो व्यंग्य भी आकर के तो वहां माध्यम रूप जो वाच्य है उसी को सिद्ध करता है। तो अगर वो सिद्ध करता है तो वो भी गुणीभूत व्यंग्य हुआ, वो भी गुणीभूत हुआ, भले चमत्कारकारी है लेकिन गुणीभूत तो हो गया। और जब गौण होकर के चमत्कार करने वाला हुआ तो उसको भी आपको इसी भेद में लाना चाहिए था, लेकिन उसको तो आपने उत्तमोत्तम में रखा हुआ है और इसको आप यहां द्वितीय उत्तम काव्य में ला रहे हैं। इसमें क्या कारण है? ननु प्रागुक्तम आक्षेपगतम मान्द्यम नववधू प्रकृति विरोधत्वात् अनुपपद्यमानतया, नई वधू के हाथ झटकने में वहां मान्द्यम नहीं होता, वहां तेजी होती है। व्यंग्ये नैवापद्यत, कि कल वो चला जाएगा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इसके लिए मंदता आई है। इस प्रकार वहां आपने उसकी उत्तमोत्तमता क्यों मानी और यहां आपने उत्तमता क्यों मानी? तो उसका ये जवाब देते हैं कि देखिए, जतो ही अनुदिन सख्युपदेशादिभिः अनति चमत्कारिभिः अप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं प्रथम चित्त चुंबिनीं विप्रलंबरति प्रकाशयन् न प्रभवति स्वातंत्र्येण पर निर्वृत्ति चरवणा गोचरताम आधातुम। ये कहते हैं कि देखिए, दूसरे भेद का जो हमने लक्षण किया हुआ है उसमें गौर कीजिए। यहां क्या कहा गया है कि जत्र व्यंग्यमप्रधान में अप्रधान होकर ही, तो जब राघव बिरहत ज्वाला की हम बात करते हैं,
यहां कुप्यंती पद जो वाच्य में है, इस कुप्यंती को सिद्ध करने के लिए केवल एकमात्र जो व्यंग्य है वो व्यंग्य है हनुमान के द्वारा सीता का कुशलावेदन। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप उस कुप्यंती को सिद्ध कर दें, इसलिए उसको हमने अप्रधान कहा है। जबकि वहां जो नई वधू है उसकी जो हाथ की मंदता है वो ठीक है कि इस व्यंग्य से आ रहा है, लेकिन केवल इसी व्यंग्य से आता है ऐसी बात नहीं है। केवल यही व्यंग्य वहां वाच्य को सिद्ध कर सकता है ऐसी बात नहीं है। क्यों? मान लिया जाए कि अगर वो पति जाने वाला तो उस दिन है इसलिए समस्या है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि जब नई वधू होती है, नई वधू में हाथ को झटकने का सीधा कारण होता है, स्वभाव होता है उसका। लेकिन जब उसके घर की महिलाएं या उसकी सहेलियां उसको बार बार समझाती है, जीवन वृत्त बताती है, परिवार में जीने का ढर्रा सिखाती है कि भाई पति पत्नी को साथ रहना आवश्यक है, यही परिवार का निर्माण है, इससे युग बढ़ता है इत्यादि, जब बार बार उसको पौनः पुण्यन उपदेश दिया जाता है, पौनः पुण्यन समझाया जाता है, तो धीरे धीरे उसके हाथ में मंदता आ जाती है, मंदता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि वहां परदेश गमन रूप जो व्यंग्य है उसी व्यंग्य से वाच्य सिद्ध हो रहा है, ये बात नहीं है। इसलिए वहां मांद्यम पद में केवल परदेश गमन रूप व्यंग्य की ही कारणता नहीं है, अपितु अन्य कारण भी उपस्थित हैं। इसलिए उसको हमने अप्रधानम एव नहीं कहा था, क्योंकि अगर एकमात्र वही कारण होता तब तो गौण होता वो वाच्य की अपेक्षा। लेकिन चूंकि और कारण से भी वो हो सकता है, इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस माध्यम को व्यंग्य ने ही पूरा किया है, जबकि वो तो अन्य कारण से भी हो सकता है। इसलिए वहां केवल उसकी अप्रधानता स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए वो उत्तमोत्तम काव्य में है। यहां चूंकि अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण बनना है, यहां का जो व्यंग्य है ये केवल और केवल यही व्यंग्य कुप्यंती रूपी वाच्य को सिद्ध करेगा। दूसरा कोई कारण नहीं है जिससे कुप्यंती रूपी वाच्य को सिद्ध किया जाए। इसलिए व्यंग्य को अप्रधान कहा, और अप्रधान कह करके उसकी चमत्कारिता को देखते हुए, सत चमत्कार कारणम के अंतर्गत रखते हुए उसको हमने द्वितीय भेद का उदाहरण माना है। इसी प्रकार फिर वो बात करते हैं कि निश्चय सच्युत चंद्रम पद जो था उसमें भी आपने यही बात कही थी, क्योंकि अधमत्व की सिद्धि के लिए आपने जो कारण बताए थे कि एक कार्य से होता है, एक जाति से होता है, वहाँ आपने यही सिद्ध किया था कि द्वितीय संभोग रूप जो कर्म है वही इस अधमता का कारण वही है। तो वहाँ भी तो व्यंग्य जो है वो अधम रूप जो वाच्य है उसको सिद्ध करने के लिए आता है, तो वहाँ भी उसको गुणीभूत होना चाहिए था। अब गुणीभूत होना चाहिए था तो वो भी प्रधान काव्य में नहीं होना चाहिए था। यहाँ आकर के पंडित राज की बातें बदल जाती हैं। अब ये क्या कहते हैं कि इत्थम निश्चय सच्युत चंदनम इत्यादि पद्येषु अधमत्वादीनि वाच्यानि व्यंग्यातिरिक्तेन आपाततो निष्पन्न शरीरानि व्यंजकानीति नो तत्रापि गुणी भावः संकनीयः। अब देखिए लैंग्वेज कैसे बदल गया।
वहाँ उन्होंने जब उसकी व्याख्या कर रहे थे निश्चय सच्युत चंदनम की, तो वहाँ स्पष्ट कहा था कि जाति से जो अधम होता है उसको कोई भी नायिका अधम नहीं कहती। अधम कहने का कारण एकमात्र यही है, दूती के साथ संभोग। यहाँ कहते हैं कि एकमात्र दूती के साथ संभोग रूपी जो व्यंग्य है, उसी व्यंग्य से केवल अधम पद की सिद्धि होती है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अतिरिक्ते नापि अर्थेन। अगर कोई नायिका के हृदय को दर्द देने वाला कोई और भी पद हो, कोई और भी दुख हो, नायक के द्वारा दिया गया ऐसा दुख जो नायिका को इतना पीड़ित कर दे, इतना पीड़ित कर दे कि वो अधम कह सकती है, तो वो जो दूसरा है उससे भी अधम पद की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हमने उसको उत्तमोत्तम काव्य में रखा है। यानी एकमात्र जो कारण है दूती संभोग रूप, वही आकर के अधम पद को सिद्ध करेगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अन्य तत्सदृश और दुख देना, दुखदातित्व रूप धर्म कोई भी हो सकता है जिससे अधम पद की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए उसको हमने मध्यम उत्तम काव्य में न रखकर उत्तमोत्तम काव्य में रखा है। कहते हैं कि चलिए आपकी बातें शिरोधार्य, लेकिन आप ये बताइए कि व्यंग्य जो है वो व्यंग्य चमत्कारकारी उत्तमोत्तम भेद में भी था, व्यंग्य चमत्कारकारी इस उत्तम भेद में भी है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है जिसके कारण आपको काव्य के दो भेद करने पड़ गए? क्योंकि ध्वनि का जो चमत्कार है, व्यंग्य का जो चमत्कार है, उसी को लेकर तो काव्य भेद किया जाता है, आपने भी उसी को लेकर किया है। तो दोनों की चमत्कारिता आप स्वीकार भी कर रहे हैं, अब फिर दोनों को अलग अलग दो भेदों में बांट रहे हैं, इसमें क्या हेतु है? उसके लिए वो कहते हैं कि अनयोर भेदयोः अनपहनवनीय चमत्कारयोरपि प्राधान्याभ्याम अस्ति कश्चित् सहृदय संवेद्यो विशेषः। कहता है कि देखिए, दोनों का चमत्कार सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला है, इसको हम किसी भी कारण से हटा नहीं सकते। अर्थात हम एक के चमत्कार को कम कह दें, एक के चमत्कार को ज़्यादा कह दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चमत्कार दोनों में है और दोनों चमत्कार अनपहनवनीय है। दो में से किसी चमत्कार को हम आच्छादित नहीं कर सकते, ढक नहीं सकते। तो दोनों में चमत्कार है, तो स्वभावतः आपने अलग अलग क्यों किया? तो कहा अलग अलग इसीलिए किया कि प्राधान्याभ्याम, कि एक में व्यंग्य प्रधान होकर के चमत्कार दिखा रहा है और एक में व्यंग्य अप्रधान होकर के चमत्कार दिखा रहा है, इसलिए हमको दो भेद करना पड़ा। अब इस व्यंग्य की प्रधानता और व्यंग्य की अप्रधानता, क्योंकि चमत्कारिता तो दोनों में एक है, फिर प्रधानता और अप्रधानता, कहते हैं इसमें प्रधानत्व में और अप्रधानत्व में सहृदय संवेद्यो कोपि विशेषः, कुछ विशेषता दोनों में फर्क नजर आता है जो सहृदयों के लिए संवेद्य है। यानी सहृदयों का हृदय इस दोनों तथ्य को अलग कर लेता है कि ये अप्रधान होकर के चमत्कार कर रहा है और ये प्रधान होकर के चमत्कार कर रहा है, इसलिए इसको दो भेद हमने माने हैं। प्रिय छात्रों, इसमें अब आप इस बात को नोट कर लो या इस पंक्ति को रट लो, क्योंकि जब जब आप पंडित राज जगन्नाथ के चार भेद की बात करोगे
तो चार भेद समझाने में आपको थोड़ी कठिनाई आएगी। तो वहां आप ये समझो कि ये केवल दोनों व्यंग्य में एक प्रधान होकर के व्यंग्य होता है चमत्कारकारी, एक व्यंग्य अप्रधान होकर के चमत्कारकारी होता है। इसलिए ये ध्वनि काव्य के ही दोनों भेद हो जाएंगे। अब बाकी दो भेद तो आपको पता ही है, क्योंकि बाकी जो वहां मध्यम अधम है वही यहां भी आ जाएगा। केवल ध्वनि काव्य जो है उसका इन्होंने दो भेद कर दिया है, व्यंग्य की प्रधानता को लेकर और व्यंग्य की अप्रधानता को लेकर। ये अगर आप भूले तो कहीं भी जाकर के आप पंडित राज के इन चारों भेदों में उलझ जाओगे और समझ नहीं पाओगे कि पंडित राज ने चार भेद कैसे कर दिए हैं। कुछ लोग तो कभी कभी बोलने के क्रम में ऐसा भी बोल देते हैं कि ना 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 ना, एक ध्वनि काव्य हुआ, गुणीभूत भी वैसा ही है, मध्यम काव्य, अधम काव्य भी है। अधम काव्य में पंडित राज ने एक जगह शब्द चित्रता को ले लिया है, एक जगह अर्थ चित्रता को ले लिया है, इसलिए चार भेद हो गया। तो माफ करना, ये उनकी सबसे भयंकर भूल है, क्योंकि अर्थ चित्रता से संबलित शब्द चित्रता को ही स्वीकार करेंगे पंडित राज, क्योंकि इनका शब्दः काव्यम परिभाषा है। भूल से भी अगर आपके मुंह से निकलता है कि अर्थ चित्रता को देख करके काव्य भेद कर दिया तो आप फंस जाओगे। इसलिए चार भेद वहां नहीं हो रहा है, यानी कि शब्द चित्र वाला जो भेद है वहां काव्य के दो भेद नहीं है। काव्य के दो भेद, यहां ध्वनि काव्य जो पहला भेद है यही दो भेद हो जाता है, एक व्यंग्य की प्रधानता रहने पर और एक व्यंग्य की अप्रधानता रहने पर। इस हिसाब से आपका चार भेद आराम से बन जाएगा। चलिए, ये तो हो गए उत्तम काव्य की परिभाषा और पंडित राज द्वारा दिया गया उदाहरण। अब पंडित राज कहते हैं कि श्रीमद् अप्पय दीक्षित ने चित्र मीमांसा में जो गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण दिया है वो उदाहरण भी उचित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्पय दीक्षित से इनकी वैरता सुस्पष्ट है। इनको जहां भी मौका मिलता है तो अप्पय दीक्षित जी के मत को खंडन करने से ये चूकते नहीं। अब देखिए, पहले हम देखें अप्पय दीक्षित ने क्या दिया था, क्या तर्क उपस्थापित किया था, और फिर पंडित राज उसको कैसे काटते हैं। वहां एक श्लोक दिया है कि प्रहर विरतौ मध्ये वाहनस्ततोपि परेण वा किमुत सकले याते वाहनी प्रियत्वमिहैष्यसि इति दिन सत प्राप्यम देशम प्रियस्य ययासतोर हरति गमनम बालालापै सबाष्प गलत जलैश। ये चित्रमीमांसा का उदाहरण है जो इन्होंने स्पष्ट आचार्य जगन्नाथ ही लिखते हैं कि जत्तु चित्र मीमांसा कृतोक्तम। ये श्लोक पहले देख लीजिए, श्लोक क्या कहता है कि कोई नायिका जब सुनती है कि मेरा पति परदेश जा रहा है तो वह पत्नी या वह नायिका अपने पति को पूछती है बड़ा स्नेह पूर्वक मधुर शब्दों में कि प्रहर विरतौ, क्या आप एक प्रहर में लौट के आ जाएंगे, मध्य वा आपको आधा दिन लग जाएगा, वा ततोपि परेन उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, शाम तक आएंगे, किमुत सकले याते वाहनी, या एक दिन पूरा का पूरा लग जाएगा आपको लौट करके आने में, ये बताइए। अब गौर कीजिए कि उसकी अवधि क्या है कि या आप एक प्रहर में आएंगे, आधे दिन में आएंगे, या पूरा का पूरा दिन बिता करके ही आएंगे। ये उनकी अंतिम अवधि है।
ये किसको कह रही है वो? तो अपने प्रियतम को, जो प्रियतम परदेश जा रहा है। वो जा कहाँ रहा है? तो दिन सत प्राप्यम देशम ययासतोह, उसका पति वहां जा रहा है जहां जाने में ही केवल 100 दिन लगेंगे। तो स्वभावतः आने में भी 100 दिन। अब बीच में जो वो काम करेगा उसकी तो कल्पना छोड़ दीजिए। 100 दिन में की यात्रा करके जहां जाने वाला उसका प्रियतम है, उसकी पत्नी कह रही है कि आप एक प्रहर में आएंगे, आधे दिन में आएंगे, या आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो इस तरह सा बाला आलापैश, ऐसा बोलती हुई सबाष्प गलत जलैह, आंखों से आंसू की बूंदें टपकाती हुई अपने प्रियतम के गमन को रोकती है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अत्र सकलमहः परमावधिः ततः प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि। यहाँ कहते हैं कि देखो, आप अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन आपके वियोग को मैं केवल दिन भर सह सकती हूँ, बहुत प्रयास करने के बाद। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि एक दिन से अगर ज़्यादा टाइम लगा तो आपका विरह मेरे लिए असहज हो जाएगा। ततः परम प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि, उसके बाद मैं जीवन धारण नहीं कर सकती। ये जो व्यंग्य है वही व्यंग्य प्रिय गमन निवारण रूप वाच्य सिद्ध्यंगम। यहाँ जो कहा गया है कि प्रिय गमनम हरति, प्रिय के गमन को रोकती है, प्रिय के गमन का हरण करती है, ये जो वाच्य है, इस वाच्य को कौन रोक रहा है? तो वो जो अवधि बताई गई है उससे ये व्यंग्य उठता है कि मैं एक दिन के बाद आपके वियोग को नहीं सह सकती, उसके बाद मेरा मरण निश्चित है। तो स्वभावतः है कि पत्नी के मरण की बात को जानकर प्रीतम का गमन रुक गया। तो वो व्यंग्य आकर के ही प्रिय गमन का निवारण करती है, इसलिए वो व्यंग्य इस वाच्य को, हरती रूप जो वाच्य है, इस वाच्य को सिद्ध करने के लिए अंग बना। इस तरह वो गौण हुआ, अगौण होकर के भी चमत्कारकारी है, इसलिए गुणीभूत व्यंग्य उसका हो जाता है। ये पंडित राज जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित की ओर से बताया कि अप्पय दीक्षित का ये कथन है कि जब वो व्यंग्य आता है तो हरती पद में जो, हरती पद जो वाच्य में है, उस वाच्य की संगति बनती है। तो हरती पद रूप वाच्य को सिद्ध करने के लिए ततः परम प्राणान् न धारयिष्यामि, ये व्यंग्य आता है, इसलिए वो व्यंग्य वाच्य सिद्ध्यंग नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है, इसलिए ये गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। लेकिन पंडित राज इस बात को नहीं मानते। पंडित राज स्पष्ट कह देते हैं तन्न, ये बात गलत है, ये उचित नहीं है। क्योंकि गलत है तो कैसे गलत है ये भी तो बताएंगे। इसलिए ये कहते हैं कि सबाष्प गलत जलानाम अप्रहर विरतादिपद्या विरतौ इत्याद्यालापानामेव प्रिय गमन निवारण रूप वाच्य सिद्ध्यंगतया व्यंग्यस्य गुणी भावा भावात्। कहता है कि आप जो व्यंग्य को ला करके वाच्य को सीधा कर रहे हैं, तब व्यंग्य को आप गौण कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि जब ऊपर में वाच्य रखा हुआ है कि मैं दिन भर के बाद, यानी आप एक प्रहर में आएंगे, आधे दिन में आएंगे या पूरे दिन में आएंगे, तो परमावधि तो वो पूरा दिन का दे रही है। दूसरी बात कि वो नायिका सबाष्प गलत जलानाम,
आंखों से आंसू की बूंदें भी टपका रही है, तो उसके आंखों से पानी का आंसू का गिरना, अप्रहर बिरतौ इत्यादि पद्य कहना, यही दोनों प्रियतम के गमन निवारण में पर्याप्त है। क्योंकि कोई भी पति जाते वक्त अपने पत्नी को अगर इस कदर रोता हुआ देखे और ऐसा बोलता हुआ सुने, तो स्वभावतः उसका हृदय पिघल जाता है और वो गमन रोक देगा। तो जब ये दोनों वाच्य ही प्रिय गमन रूप वाच्य का निरोध करने में समर्थ है, तो फिर उस व्यंग्य को हरति पद का साधक बनाने में आपका मेहनत क्यों है? और इस तरह से आप उस व्यंग्य को ला करके तब वाच्य को सिद्ध करके वाच्य सिद्ध्यंग्य नामक गुणीभूत व्यंग्य जो बना रहे हैं, तो वस्तुतः उस व्यंग्य में तो गुणीभूता गुणी भावा भावात, गुणी भाव जो आप कर रहे हैं उस गुणी भाव का अभाव है। क्योंकि वो आकर के इसको सिद्ध कर रहा है ऐसी बात नहीं है। उसको सिद्ध तो ये ऊपर की जो दो बातें हैं वही कर देता है। व्यंग्य तो स्वतंत्र है। अब व्यंग्य स्वतंत्र होकर चमत्कार कर रहा है, तो जब व्यंग्य स्वतंत्र होकर चमत्कार कर रहा है तो उसको तो ध्वनि काव्य में यानी उत्तमोत्तम काव्य में होना चाहिए। कहाँ उसको उत्तम ध्वनि काव्य में होना चाहिए, उसको आप गुणीभूत व्यंग्य में ला रहे हैं। ये आपका कहना कदापि उचित नहीं है। अगर आप सबास्प गलत जलईश, गौर कीजिए कि सबास्प गलत जलानाम क्या है पद, सबास्प गलत जलईश तृतीया का प्रयोग है, आलापैः तृतीया का प्रयोग है। कहते हैं कि आलापैः इति तृतीया, ये जो तृतीया लगा हुआ है वो प्रकृत्यर्थस्य हरण क्रियाकरणताया स्फुटम प्रतिपत्तेः। आखिर इन दोनों में आलाप पद में जो तृतीया लगाया गया है किस लिए? करण जो है वो तो क्रिया में क्रिया की साधकता के लिए ही तो करण है। जब किस क्रिया को सिद्ध करेगा ये आलापय? आलापय की जो तृतीया है, जो करण लगाया गया है इसमें, आखिर वो किस क्रिया की सफलता में सहायक हो रहा है? वो क्रिया है हरति, गमनम हरति। तो जब स्पष्ट है कि गमनम हरति रूप जो वाच्य है उसके लिए तृतीया का रूप जो आलापय और सबास्प गलत जलई है, स्पष्ट करण यहाँ उपस्थित है, तो फिर इससे वाच्य को सिद्ध न करके अब व्यंग्य ला करके तब व्यंग्य से वाच्य को जो आप सिद्ध कर रहे हैं तब व्यंग्य को का गुणी भाव कर रहे हैं, ये कहना कदापि उचित नहीं है। यहाँ व्यंग्य स्वयं में स्वतंत्र है। हरति क्रिया जो है इसकी सिद्धि इन करणों से हो जाता है या ऊपर के दो कथनों से हो जाता है। यहाँ व्यंग्य को स्वतंत्र रहने दीजिए। ये व्यंग्य जो है वो ध्वनि काव्य में आने वाला है, गुणीभूत व्यंग्य नहीं होने वाला है। यानी चित्र मीमांसाकार ने जो गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण दिया, उस उदाहरण को आचार्य पंडितराज ने गलत ठहरा दिया कि इनका उदाहरण भी उपयुक्त नहीं है। चलिए थोड़ी और शंका करते हैं कि न च व्यंग्यस्यापि वाच्य सिद्ध्यंगतात्र संभवति तथोक्तमिति वाच्यम निस्सेषच्युत चंदनम इत्यादौ इव अचमत्कार रूप वाच्य सिद्ध्यंगताया दूती संभोगादो संभोगाद गुणी भावापत्तेः। कहते हैं कि चलिए अगर हम अप्पय दीक्षित की ओर से एक तर्क लगाएं या अप्पय दीक्षित वाले अगर बोलें कि ठीक है भाई, सबास्प गलत जलय तृतीया जो है वो भी हरति रूप क्रिया को सिद्ध कर रहा है,
और ये जो व्यंग्य आ रहा है कि मैं उसके बाद अपना जीवन धारण नहीं कर सकती, ये व्यंग्य भी उसको सिद्ध कर रहा है। तो दोनों हालत में व्यंग्य की वाच्य सिद्ध्यंगता तो हो ही जाती है। भले वाच्य से भी वाच्य सिद्ध हो रहा है, लेकिन व्यंग्य से भी तो वाच्य सिद्ध हो रहा है। अगर व्यंग्य से वाच्य सिद्ध हो रहा है तो वाच्य सिद्ध्यंगता अपने आप आ जाएगी, क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहता है जी नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? अगर ऐसा मानेंगे तो निश्चय सच्युत चंदनम जो पद है, उस पद में अधमत्व रूप जो वाच्य सिद्ध्यंग है, अधम पद जो वाच्य है, उसको भी जो व्यंग्य आ रहा है दूती संभोग रूप या अन्य कारण रूप, अन्य दुखदातृत्व रूप कारण जो है, उससे उसको सिद्ध करके दूती संभोग रूप जो व्यंग्य है उसको स्वतंत्र रख के चमत्कारकारी मान करके उसको उत्तमोत्तम काव्य माना गया है, उसको ध्वनि काव्य माना गया है। इस बात को आपने भी स्वीकार किया है कि जो दूती संभोग रूप व्यंग्य है वो व्यंग्य है। तो अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो वहां भी जो व्यंग्य है दूती संभोग रूप व्यंग्य, वो भी तो अधम पद को ही सिद्ध करेगा, दूसरे कारण से भी सिद्ध होगा। लेकिन दूती संभोग रूप जो व्यंग्य है उस व्यंग्य से भी तो अधम पद सिद्ध होगा। ऐसा मानने पर तो वहां भी आपको गुणीभूत व्यंग्य मानना चाहिए। अगर आप यहां कहते हैं कि वाच्य से भी सिद्ध हो रहा है और व्यंग्य से भी सिद्ध हो रहा है, तो जब व्यंग्य सिद्ध कर रहा है तो मैं इसको गुणीभूत मानता हूं, तो वहां भी आप देख लीजिए कि वहां भी जो व्यंग्य है वो भी आकर के अधम पद की सिद्धि में सहायक है। वाच्य भी कर सकता है, अन्य रूप भी कर सकते हैं, लेकिन व्यंग्य भी कर सकता है। तो ये जो केवल कर सकता है वहां आप गुणीभूत नहीं मान सकते, वहां आप वाच्य सिद्ध्यंग नहीं मान सकते। वाच्य सिद्ध्यंग वहां माना जाएगा जहां एकमात्र व्यंग्य वाच्य को सिद्ध करता हो, दूसरा किसी भी कारण से वाच्य सिद्ध न होता हो। जब अन्य किसी कारण से भी सिद्ध हो रहा हो और व्यंग्य से भी सिद्ध हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यंग्य प्रधान रहेगा। ऐसी परिस्थिति में व्यंग्य वाच्य सिद्धि करने वाला गुणीभूत नहीं होगा। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं ये पंडित राज जी, कहते हैं अस्तु ततः परम प्राणान न धारयितुम शक्नोमि इति व्यंग्य ज वाच्य सिद्ध्यंगतया भावः तथापि नायकादेर विभावस्य वाष्पादेरनुभावस्य अचित्तावेगादेश्च संचारिणः संयोगात् अभिव्यज्यमानेन विप्रलंभेन ध्वनित्वम को नाम निवारयेत। कहते हैं कि दीक्षित जी चलिए, आपकी बातें ही मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ततः परम प्राणान न धारयिष्यामि, ये जो व्यंग्य है इस व्यंग्य ने आकर के वाच्य को सिद्ध किया, ये आपकी बातें हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि उसको मान करके गुणीभूत व्यंग्य मानना उचित है या श्लोक को देखते ही, श्लोक को पढ़ते ही जो यहाँ नायक नायिका है विभाव, नायिका के आंख से आंसू का गिरना यानी नायिका का रोना, ये है अनुभाव। नायिका के चित्त का आवेग, ये है व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, जो स्पष्ट है, श्लोक पढ़ते ही आपके सामने आ जाएगा। और इस विभावानुभाव व्यभिचारी के संयोग से जो विप्रलंभ श्रृंगार की पुष्टि हो रही है, जो कि श्लोक देखते ही दिखाई दे जाता है,
इस विप्रलंभ श्रृंगार रूप ध्वनि को इस श्लोक से भला कौन हटा सकता है। आप उतना मेहनत करके गुणीभूत पर आइए, लेकिन जो श्लोक देखते ही वियोग श्रृंगार की व्यंजना हो रही है, इस वियोग श्रृंगार को कौन हटा सकता है। अगर नहीं हटा सकता है तो जब वियोग की ध्वनि स्पष्टतः वाच्य में हो रही है तो फिर ध्वनि काव्य से हटाकर इसको गुणीभूत व्यंग्य में आप कैसे डाल सकते हैं। इसलिए आप इसको गुणीभूत व्यंग्य में नहीं डाल सकते। ये ध्वनि काव्य का ही उदाहरण है और ध्वनि काव्य का ही उदाहरण रहेगा। इस तरह आचार्य जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित जी द्वारा गुणीभूत व्यंग्य के रूप में दिया गया जो उदाहरण है प्रहर विरतौ, उस प्रहर विरतौ का पूरा खंडन करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये गुणीभूत व्यंग्य का नहीं अपितु ध्वनि का उदाहरण है। सिद्ध उन्होंने ये किया कि अप्पय दीक्षित स्वयं अपने ग्रंथ में समुचित उदाहरण भी नहीं दे सकते, जबकि आपने ध्वनि काव्य में देखा था कि जब ध्वनि काव्य में उसकी व्याख्या को पंडित राज ने काटा था तो स्पष्ट कह दिया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस आदमी ने टीका की है, उस आदमी ने व्याख्या की है जिसको अलंकार शास्त्र का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। और यहाँ आके सिद्ध कर दिया कि वो अपना समुचित उदाहरण भी नहीं चुन सकते। इन दोनों पदों से, इन दोनों शब्दों से और दोनों खंडन से पंडितराज और अप्पय दीक्षित की जो आपसी मनमुटाव वाली भावना है, आपसी वैरता है, वो वैरता भी स्पष्ट हो जाती है। खंडन करें ये तो आचार्य की बुद्धि की पराकाष्ठा है, जितना खंडन कर सकते हैं वो करें, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग बताता है कि वो आपसी वैरता ज़्यादा है। वैसे पंडित राज जी के तर्क को कोई नकार नहीं सकता, तर्क इन्होंने ठीक दिया हुआ है और तर्क के बल पर ही उस उदाहरण का खंडन किया है। इस तरह जो पंडित राज जी का उत्तम काव्य विवेचन है वो उत्तम काव्य विवेचन यहाँ समाप्त होता है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। तब तक के लिए समेषां अभिनंदनानि हार्दिकं स्वागतम्।